आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जिसका नाम है चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन। सो मुझे ये लगता है कि बहुत अरसे बाद ये ख्याल आया कि अल्लाह ने चूज कर लिया, उसका शुक्रिया। इबादत के लिए तो फरिश्ते ही बहुत थे। और इसको मैं कहता हूँ जाए पैदाइश का अजाब। हर बच्चा वैसी ही सहूलत उसको क्यों नहीं मैसर है जैसा कि कराची के बच्चे। वेयर इज द पाकिस्तानी नेशन, आर दे स्लीपिंग? और जब मैंने वहाँ बच्चे देखे तो मैं नहीं शूट कर पाई आगे। हमने उस वक्त ये तय किया कि नहीं, इस इमरजेंसी रूम को सिर्फ बना के नहीं देना, इसको चलाना है। ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है मेरे ख्याल से जो जिसे कहते हैं ना प्रायोरिटी बेस पे इस पे काम होना चाहिए। और सरकारी अस्पताल में होने की वजह यह है कि गरीब का बच्चा सरकारी अस्पताल में ही आता है क्योंकि नर्स को ऐसा करना था, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ऐसी हुई थी, क्योंकि उसे वो करना आता था, तो उसने ऐसा किया। मतलब अभी भाई मैं एक परेशानी की हालत में, मेरा बच्चा या मैं खुद एक परेशानी की हालत में, मेरी परेशानी पहले सुन तो ले। दाल अलिफ मीम दाम। आप अपने आप को एक दफा डॉक्टर से हटा के मुझे नॉर्मल बताएं कि क्यों ऐसा। उसमें भी निज़ाम का कसूर है। अगर पेरेंट्स जाते हुए शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रिया नर्स, शुक्रिया डॉक्टर, तो ये साथ ही देना तो हुआ। आपके नहीं, हम अपने बच्चे बचा रहे हैं बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। अगर बच्चों के दरमियान वक्फा 2 साल का हो जाए तो हम काफ़ी हद तक ये जो न्यूनेटल मोर्टेलिटी है इस पर काबू पा सकते हैं। एग्जैक्ट फीलिंग जब मैं आपके सिविल हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी सेक्टर है चाइल्ड लाइफ का, जब मैं वहाँ खड़ी हुई थी, मैं यही सोच रही थी। गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने हम पे ट्रस्ट किया, सही, हमने उन पे ट्रस्ट किया। माशरे की भी तो कोई जिम्मेदारी है। बिल्कुल। हुकूमत अकेले कैसे कर लेगी सब कुछ? हमारा तो सर मसला ये है ना कि हम घर पे बैठ के अपने सोफे पे कहते हैं हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। वी आर एवरीवेयर। सही। जाइए, रात को जाइए और देख लीजिए किस तरह काम हो रहा है। तो ताबा अब चली गई, अब आप कह रहे हैं ताबा को तो समझ नहीं आता। आप क्यों कह रहे थे? उससे बात कर लो। आई कैन अफोर्ड एनी प्राइवेट हॉस्पिटल, बट जब यहाँ पर अच्छी मेडिसिन है, अच्छे डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, तो फिर क्यों कहीं और जाओ। और इस वादे के साथ आओ हर बच्चे को बचाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपके पास जितने लोग हैं आसपास, आपके प्यारे, सब खैरियत से होंगे। आज जो मेरे साथ मौजूद हैं, इनके बगैर ये जो जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके बगैर सर्वाइवल मुश्किल है। मैं समझती हूँ ये एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसका कोई नेमुल बदल भी नहीं है, और हम इनको जितना थैंक यू बोल दें, हम इनको जितने जो है वो ग्रीट कर दें, या हम इनको जितना भी जो है वो अप्रिशिएट कर दें, वो कम ही रहेगा। मैं बात कर रही हूँ एक शख्स जो है डॉक्टर, जो 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद डॉक्टर बनता है। उसके बाद किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन करता है और अपनी सारी उम्र एक हॉस्पिटल और ऐसे अनजान लोगों को दे देता है जिनका उसे नहीं पता होता। वो उसके जानने वाले नहीं होते, वो उसके पहचान वाले नहीं होते, लेकिन वो उनको ऐसे ही देखता है जैसे वो उनके अपने या तो बाप है या माँ है या कोई औलाद है। मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर इरफान हबीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप आए यहाँ पर, हमारे साथ वक्त निकाला आपने। आपके शोबे पे तो जितनी बात करें उतना कम है मेरे ख्याल से। सही, जितना मैं आपसे जो है वो शुक्रगुजार, हम, मैं या मेरी टीम या जो है वो दुनिया में हर शख्स जो आपके पास कभी आया है या नहीं आया, वो आपका जितना शुक्र अदा कम करे उतना कम है। क्योंकि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए। आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जिसका नाम है चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, जो बच्चों को जो है वो क्रिटिकल सिचुएशंस में जब उनके पास बच्चे आते हैं इमरजेंसी में, तो बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी चार्जेस के उनको सेहतियाब करते हैं, उनको अटेंड करते हैं, उनको देखते हैं। सर, कब से काम कर रहे हैं आप? मुझे चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन में तकरीबन 14 साल हो गए। सही। और मुझे डॉक्टर बने हुए 25 साल हो गए। ओके।
आपने शुक्रिया से शुरू किया था जी हमारे प्रोफेशन के लोगों के लिए, जी डॉक्टर्स के लिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है ज़िंदगी में शायद हर डॉक्टर के लिए ये मेरे लिए आ चुका है अच्छा कि मैं शुक्र अदा करूं कि अल्लाह ताला ने मुझे डॉक्टर बना दिया और ऐसी जगह भेज दिया जहां सर्विंग हर मिनट पे हो रही हो। चाहे आप ऑफिस में बैठे हुए हों तब भी, चाहे आप इमरजेंसी रूम में हो तब भी। ठीक मैं जब चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन हम्म ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जब मैं किसी दूसरे शहर से, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान में है, नवाब सही शाह लाड़काना में, लाहौर में, कोयटा में, तो जब मैं वापस आ रहा होता हूँ बिकॉज मेरी फैमिली वेट कर रही होती है बिल्कुल कि आप 3 दिन के लिए बाहर थे, हम्म लेकिन साथ में एनर्जी जो है वो शुक्रिया है जो अल्लाह ताला ने करम किया। हम्म और ये बहुत अरसे के बाद समझ आता है कि आई एम थैंकफुल टू अल्लाह सही कि उसने ये मौका दिया और उसने मुझे चूज़ कर लिया। सही सो नोबडी हैज़ चूजन मी फॉर चाइल्ड लाइफ, नोबडी हैज़ चूजन मी टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर बनने के लिए, और मैंने इवन खुद भी नहीं चूज़ किया। सो मुझे ये लगता है कि बहुत अरसे बाद ये ख्याल आया कि अल्लाह ने चूज़ कर लिया, उसका शुक्रिया। तो सर जैसे अल्लाह ने तो मखलूक बनाई ना दूसरों की खिदमत करने के लिए, इबादत के लिए, तो फरिश्ते ही बहुत थे। तो आप ये कह लें कि आपने वो काम जो है वो उसको प्रोफेशन बना लिया। अल्लाह ने आपको वो काम असाइन कर दिया कि जाओ मेरी मखलूक की जो है वो खिदमत करो, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। और कभी कभार मैं सोचता हूँ कि क्योंकि मेरा प्रोफेशन हेल्थ है, डॉक्टर हैं, और मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ और बच्चों सही की इमरजेंसी का डॉक्टर हूँ। ओके तो कभी कभार रात को जब आप सोने जाते हैं हम्म तो आपको बहुत दफ़ा ये अब ख्याल आता है कि एक बच्चे की जो किस्मत है, उसकी ज़िंदगी है, क्या उसका उसकी जो पैदाइश की जगह है वो उसकी किस्मत और ज़िंदगी का फ़ैसला करे। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में अक्सर ऐसा ही होता है, और इसको मैं कहता हूँ जाए पैदाइश का अजाब। ओके क्योंकि और जहाँ पे जाए पैदाइश का अजाब इसलिए कह रहा हूँ जहाँ अ, इलाज का दारोमदार बीमारी पर नहीं हो रहा, हम्म बल्कि उस जगह पर हो रहा है जहाँ वो बच्चा पैदा हुआ है। जी बिल्कुल एक बच्चा कराची में पैदा हुआ है, बहुत सहूलियात है। ठीक लाहौर में पैदा हुआ है, इस्लामाबाद में पैदा हुआ है, किसी और बड़े शहर में पैदा हुआ है। लेकिन एक बच्चा अगर ठट्टा में पैदा हुआ है, ईरान के बॉर्डर के साथ वशूक है, वहाँ पैदा हुआ है, जहाँ दूर दराज तक शायद किसी अस्पताल की सहूलत ना हो, और अगर अस्पताल की सहूलत हो तो शायद वो जल्दी बंद हो जाता हो। हम्म अगर वो 24 घंटे भी खुला रहता हो तो हम्म वहाँ जो डॉक्टर हो शायद वो बच्चों का डॉक्टर स्पेशलिस्ट ना हो। सही तो ये जो दर्द है, ये सबसे बड़ा दर्द है। बिल्कुल तो ये सोचता हूँ जब, तो मुझे जो 14 साल चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन में हो गए और मैंने ये तमाम चीज़ें, ये हकीकत देखी है अपनी आँखों से, सही अ, और यही वो हकायक हैं जो दर्द बन गया। और इस दर्द की वजह से एक वादे ने जन्म लिया, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की तरफ से वादे ने, कि सही आओ हर बच्चे को बचाएं। सो ये दर्द चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के लिए एक मिशन बन गया, सही और इस वादे के साथ आओ हर बच्चे को बचाएं, लेट्स सेव एवरी चाइल्ड एवरीवेयर इन पाकिस्तान। सो ये एक वादा बन गया। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है बच्चों की सेहत के हवाले से, कुछ कुछ हकायक भी बहुत ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में रोज़ 1000 बच्चे 5 साल से कम उम्र के अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, और उसकी जो सबसे बड़ी वजह, ज़्यादातर
बीमारियां वो हैं जो कि 70 से 80% बचाई जा सकती हैं, सही हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सही लेकिन अगेन वही बदकिस्मती कि उस बच्चे को वो सहूलियात मिली ही नहीं, वो सहूलत ही नहीं मिली, सही वो अस्पताल नहीं मिला जहाँ इमरजेंसी की सूरत में वो जाता। सही तो अगेन मसला इलाज का नहीं है, सही बल्कि इलाज तक रसाई और हम्म, मेयार का है। बिल्कुल ऐसा ही है। हर बच्चा वैसी ही सहूलत उसको क्यों नहीं मैसर है जैसा कि कराची के बच्चे को। सर, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, इसकी मुझे बुनियाद बताएं। ये चीज़ होती है ना, इसको सोच क्या थी इसके पीछे, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसके पीछे सोच क्या थी? 2010 में सैलाब आए थे, जी। ये एक इत्तेफाक था, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी कि आओ चाइल्ड लाइफ बनाए। ओके। ऐसा नहीं हुआ कि कुछ लोग जमा हुए और उन्होंने कहा चलो चाइल्ड लाइफ बनाते हैं। सही। पाकिस्तान में 2010 में बड़े बुरे सैलाब आए थे, कम से कम 2 तिहाई पाकिस्तान जो है ना वो पानी में डूबा हुआ था। फिर आप आगे कैसा? और इत्तेफाक था कि CNN के मेडिकल कॉरेस्पॉन्डेंट है डॉक्टर संजय गुप्ता, हर हफ्ते एक प्रोग्राम करते हैं CNN पे। सैटरडे के दिन उनका वाइटल्स के नाम से प्रोग्राम आता है, वाइटल साइंस के नाम से। वो डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हुए थे पाकिस्तान, और वो सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, वहाँ उन्होंने बच्चों की इमरजेंसी देखी, ओके। और उस इमरजेंसी का ये हाल था कि आपके घर में किचन में पक्का होता है स्लैब, जी। वो बेड था और बच्चे उस पर लाइन से लेटे हुए थे माओ की गोद में, कोई ड्रिप स्टैंड नहीं था, छत गिरने वाली थी, ये सूरत हाल थी। तो डॉक्यूमेंट्री तो वो बनाने आए थे, लेकिन जब उन्होंने ये अबतर सूरत हाल देखी, उनका आखिरी जुमला ये था उस डॉक्यूमेंट्री का, वेयर इज द पाकिस्तानी नेशन, आर दे स्लीपिंग, क्या पाकिस्तानी कौम सो रही है और वो कहाँ है। हमारे फाउंडर ट्रस्टी हैं, उन्होंने चेयरमैन हैं, उन्होंने इत्तेफाक से वो प्रोग्राम देखा, अगले ही दिन वो सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, उन्होंने MS से मुलाकात की, उन्होंने कहा बताइए हम क्या कर सकते हैं। सो ये सारी बात कॉल की है, हर इंसान को एक कॉल आती है, अल्लाह ताला एक कॉल भेजता है, अब आपकी मर्जी है आप उठना चाह रहे हैं या नहीं। ये नहीं होता है। वो उस कॉल पे उठ गए, उन्होंने मुलाकात की, सही है। MS ने पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट से मिलवाया, उन्होंने इमरजेंसी रूम दिखाया, और इस तरह चाइल्ड लाइफ का वजूद आगे। आ गया। और उस वक्त भी हमने इस सोच के साथ चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन शुरू की थी कि हम इनको ये इमरजेंसी रूम बना के दे देंगे। लेकिन पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि अगर आप कोई चीज़ बस बना के दे दें फ्री में, उसकी अहमियत नहीं रहती, बिल्कुल ऐसे ही। उसको चलाएंगे कैसे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो गए हैं चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन को। तो माशाल्लाह। हमने उस वक्त ये तय किया कि नहीं, इस इमरजेंसी रूम को सिर्फ बना के नहीं देना, इसको चलाना है लॉन्ग टर्म में। और इसलिए नहीं कि सिर्फ चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन इसको ज़िंदगी भर चलाती रहे, इस मकसद के साथ हम नहीं निकले थे। ओके। हम इस मकसद के साथ निकले थे कि वहाँ के लोग अब इसको चलाना शुरू कर देंगे। सही। अल्हम्दुलिल्लाह वही चला रहे हैं, सही। उनके डॉक्टर्स होते हैं, उनके नर्सेज होते हैं, उनके स्टाफ होते हैं, उनकी दवाइयाँ होती हैं, हम्म, उनकी सपोर्ट होती है, और हुकूमत सिंध चला रही है, उनकी सपोर्ट चला रही है। तो वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। सही। और चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन इस मकसद से आई नहीं थी कि अ, हम जो है ये काम करते ही रहेंगे और ता क़यामत करते रहेंगे, बल्कि इस मकसद के साथ कि अब हुकूमत इस काम को आगे लेके साथ चलाती रहे, सस्टेनेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। सो इस तरह चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन का वजूद आया। कुछ लोगों ने मिलके शुरू किया, 10 12 15 लोग जमा हुए, ने काम शुरू कर दिया बस। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पाकिस्तान के 300 अस्पतालों में हैं, 300 से ज़ायद अस्पतालों में, और तमाम सरकारी अस्पतालों में। और सरकारी अस्पताल में होने की वजह ये है कि गरीब का बच्चा सरकारी अस्पताल में ही आता है। तो ये चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन का विजन था। बिल्कुल। सो हमारा विजन ये है कि पाकिस्तान में किसी भी बच्चे को किसी भी वक्त, चाहे रात के 3 बज रहे हों, इमरजेंसी की सूरत हाल हो, उसकी लाइफ क्रिटिकल हुई भी हो, तो वो 30 मिनट से दूर एक मियारी इमरजेंसी रूम फैसिलिटी से दूर ना हो। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम 300 से ज़्यादा अस्पतालों में, हमने तमाम सरकारी अस्पतालों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है इमरजेंसी रूम और टेलीमेडिसिन के ज़रिए। ओके।
और यहाँ पे लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में बैठे हुए जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो उस बच्चे को देख के उसका मशवरा दे रहे हैं, मेयारी इलाज हो रहा है। वाह। तो चाहे वो वशूक हो जो कि बलूचिस्तान में ईरान के बॉर्डर के साथ है, वहाँ पे जो बच्चा आ रहा है इस वक्त उसको उसी मशवरे के साथ वही दवाइयाँ, वही इलाज मैसर किया जा रहा है जो कि कराची में एक बच्चे को आज इंजेक्शन लग रहा होगा सही निमोनिया के लिए, क्योंकि हमारे डॉक्टर यहाँ से बैठ के वशूक के बच्चे को मशवरा दे रहे हैं। समंदरी जो कि फैसलाबाद से 45 किलोमीटर वेस्ट पे, वहाँ पे वो मशवरा दे रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। तो ये जो जिस कर्ज का जिक्र किया है ना मैंने, दर्द का, वो यही है कि आखिर उस बच्चे की किस्मत ऐसी क्यों थी कि वो वशूक में बेचारा पैदा हुआ। तो क्या वो उसकी तबीयत जब उसकी क्रिटिकल होगी हाँ तो उसको उस मेयार की सहूलत उसको वो डॉक्टर हाथ लगाए जो हम्म, कि ट्रेंड हो, उसको वो नर्स हाथ लगाए जो कराची की नर्स या लाहौर की या इस्लामाबाद की ट्रेंड है, हम्म। वो वाली हो। देखिए तकलीफ तो कोई भी बर्दाश्त नहीं होती, ये तो नॉर्मल है, चाहे बड़े को हो छोटे को। लेकिन जब एक बच्चा तकलीफ में होता है ना, आप यू मतलब मैंने खुद सिविल हॉस्पिटल जाकर इनका इमरजेंसी सेक्टर देखा, मैंने पर्सनली विजिट किया, और जब मैंने वहाँ बच्चे देखे तो मैं नहीं शूट कर पाई आगे। आई स्टिल रिमेंबर माई हैंड्स वर शिवरिंग एंड आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इन सब में से कोई एक बच्चा मेरा भी हो सकता है, कोई मेरी बहन भी हो सकती थी। और कैसे इनके माँ बाप, अगर ये जगह ना होती, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ना होता, तो जो सिविल का जो पुराना इमरजेंसी हमने देखा, पिक्चर्स में ही देखा, उस पे तो मैं सोच भी नहीं सकती थी अपना कोई जो है वो हरदिल अजीज बच्चा या अपना बहन या भाई उस जगह पर लेटाने का। और अगर मेरे पास वसाइल ना होते कि मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल पे जा सकती, तो मैं कहाँ जाती, मैं क्या करती। बिल्कुल। उस वक्त अल्लाह का शुक्र भी अदा किया, और ये बात भी आई कि अल्लाह ने ये काम स्टार्ट कर दिया है, कुछ लोगों को चूज कर लिया है जो इसमें काम कर रहे हैं। अब हमें अपने अपने हिस्से का पार्ट अदा करना है। बिल्कुल। आज से 18-20 साल पहले जब मैं अपनी पीडियाट्रिक की ट्रेनिंग कर रहा था एक सरकारी अस्पताल, और एक बच्चा जो है वो एम्बुलेंस के ज़रिए ठट्टा से आया, ओके। अपना वालिद और वालदा दोनों आए हुए थे, और ज़ाहिर गरीब फैमिली के, उनके कपड़ों से अंदाज़ा हो रहा था, और वो बच्चा बेहोशी की हालत में था। उसको पानी की बेइंतहा कमी हुई हुई थी डायरिया के बाद। ओके। मैं उस वक्त ये सोच रहा था ट्रेनिंग के दौरान कि ठट्टा में भी तो अस्पताल है, हम्म। तो इस बच्चे को यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी। सिंपल डायरिया की वजह से जिसमें ड्रिप लगाओ, इंजेक्शन लगाओ, ठीक हो जाएगा। हाँ। सहूलत थी। अब आप हम बात करें रसाई की, सही। रसाई भी थी, सही। सहूलत भी थी। तो ये 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। रसाई है, सहूलत है, शायद दवा ना हो, लेकिन रसाई है, सहूलत है, दवा भी है, लेकिन ट्रेन डॉक्टर ना हो। हम्म। तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि उस बच्चे को टाइम पे ड्रिप के ज़रिए जो फ्लूइड देना था वो उतना नहीं मिला जितना कि उसको देना चाहिए देना था। चाहिए था। तो उस बच्चे को यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब है कि रसाई भी, दवा भी, और ट्रेंड स्टाफ भी, सही। जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, कि अगर उसको इमरजेंसी की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा तो बच्चे की ज़िंदगी कैसे बचेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस बच्चे की ज़िंदगी बचा तो ली उस वक्त, लेकिन मेरे जहन में ये आया कि ये बच्चा आया क्यों। उसको ट्रैवल तो करना पड़ा ना, सही। उसके वालिद को पैसे खर्च करने पड़े ना, बिल्कुल। जिस गुर्बत के हालात में वो रह रहे थे। शायद मेरा ख्याल है 2-2,500 रुपए उसने ठट्टा से यहाँ तक आने के एम्बुलेंस को दिए होंगे उस और ज़माने में। रास्ते में कुछ भी हो सकता था उस जी बच्चे के साथ। जी। और उस ज़माने इतने में 1112 एम्बुलेंस नहीं होती थी, आज से 18-20 साल पहले शायद ठट्टा के इलाके में। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पूरे सिंध में 1112 रेस्क्यू एम्बुलेंस है, लेकिन आना पड़ा उसे, आना। और अपने बच्चों को, बाकी बच्चों को भी तो छोड़ कर आया बस। एक माँ, अभी रिसेंटली मैंने अभी 6-8 साल पहले एक माँ को
जो 3 दिन का बच्चा था, वो गोद में लेकर आई और वो बच्चा सांस नहीं ले रहा था, नीला था। ओह मैन, हमारा एक ट्रियाज काउंटर होता है जिसमें नर्स फौरन बच्चे को देखती है। सही। वो नर्स फौरन उठी, वो अंदर लेके गई माँ की गोद से लेके बच्चे को, उसने रिसर्च रूम में ले जाके उस बच्चे को लिटाया, उसने डॉक्टर को कॉल की कि डॉक्टर जल्दी आए, लेकिन नर्स ने इंतज़ार नहीं किया और उसने उसको जो सांस फराम करने के लिए एम्बू बैग हम कहते हैं उससे सांस फराम करना शुरू की, ऑक्सीजन लगा के। जैसे ही डॉक्टर आई, शुक्र है कि बच्चे का नीलापन ख़त्म होना शुरू हो गया ओह और थोड़ी सी सांस लेना शुरू की। ये बहुत सिंपल सा प्रोसीजर था, कुछ भी नहीं करना था, सही। करना था। लेकिन क्योंकि निज़ाम मजबूत था, क्योंकि नर्स को ऐसा करना था, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ऐसी हुई थी, क्योंकि उसे वो करना आता था, तो उसने ऐसा किया। तो अगर निज़ाम ठीक हो तो फिर हमें अकेला हीरो सब कुछ नहीं कर सकता। हाँ, निज़ाम सब कुछ कर सकता है और निज़ाम जिंदगी नहीं बचाता, लोग जिंदगी बचाते हैं। वहां उस नर्स ने उस बच्चे की जिंदगी बचाई। सही। तो लोग जिंदगी बचाते हैं, लेकिन लोगों को निज़ाम अच्छा चाहिए होता है। बिल्कुल तो उस नर्स को अच्छा निज़ाम मिला सही। हमारे इमरजेंसी रूम में। निज़ाम ये अच्छा मिला कि उसको ट्रेनिंग हासिल करनी थी, ये निज़ाम है, ये सिस्टम है। तो उसने वो ट्रेनिंग हासिल की और उस ट्रेनिंग हासिल करने की वजह से आज उसने ये एक्शन लिया और उससे वो बच्चा बच गया। वाह। तो दिस इज द स्टोरी। अच्छा, देखें, ये तो हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा जो है वो डॉक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ। आज मुझे मौका मिला है डॉक्टर से बात करने का, वरना डॉक्टर काफ़ी कम टाइम देते हैं। जरूर, तो ये भी आपने सही बात कही, डॉक्टर काफी कम टाइम इस देते पे हैं, भी हम बात करेंगे। वो क्यों है ऐसा? मतलब अभी भाई मैं एक परेशानी की हालत में, मेरा बच्चा या मैं खुद एक परेशानी की हालत में, मेरी परेशानी पहले सुन तो ले। आपने लिखना शुरू कर दिया, क्यों है ऐसा? रनिंग आउट ऑफ टाइम, या बहुत सारे पेशेंट हैं, या आपके जो है कोई घड़ी फिक्स है, क्या है ऐसा? अगेन डॉक्टर का कसूर नहीं है, मैं इसलिए ये नहीं कह रहा। हाँ, कि आप डॉक्टर है, सही है। आप अपने आप को एक दफ़ा डॉक्टर से हटा के मुझे नॉर्मल बताएं कि क्यों ऐसा? उसमें भी निज़ाम का कसूर है। हमारे 5 साल की MBBS की पढ़ाई में बीमारियां पढ़ाई जा रही है, सही। ढेरों। ठीक इसमें है। ये बीमारी हो तो ऐसे डायग्नोज करना है, इसमें ये टेस्ट कराना, इसमें सही। वो टेस्ट कराना, और इस बीमारी का प्रोग्नोसिस यहाँ तक होती है, इसमें अलामात ये होती हैं, ये होती हैं। हम पढ़ते रहे, हड्डियाँ यहाँ हैं, दिल यहाँ है, मैदा यहाँ है, ये पूरे 5 साल में अगर शुरू से ये पढ़ाया जाता मरीज को कैसे देखना है, ये पूरा शुरू टॉपिक के होता। 2 ढाई 3 साल में ये पढ़ता रहा कि मेरे दिमाग की तारों में बस यही है ना कि इस बीमारी का नाम टाइफाइड है, इस बीमारी का नाम मलेरिया है, और मैं 2 ढाई 3 साल तक यही पढ़ता रहा, टाइफाइड में ये टेस्ट कराना है, मलेरिया में वो टेस्ट कराना है, मैदा यहाँ पे होता है, दिल का ये काम होता है, दिल के 4 चैम्बर होते हैं। मेरा दिमाग इससे फुल हो गया, सही। मैं मरीज को भूल गया, आपके लिए वो सब्जेक्ट हो गया, वो सब्जेक्ट हो गया। है ना? वो आजकल तो बड़ा चल रहा है काश- सब्जेक्ट। Yes, सब्जेक्ट कुछ मैं काश कुछ नहीं कि कर रहा है। पहले साल से मुझे थोड़ा सा ये भी पढ़ा दिया जाए मरीज को कैसे देखना है, बिल्कुल वो एक इंसान है। बिल्कुल। तो निज़ाम, तो अल्लाह करे कि ये भी सोचा जाए और अ, शायद आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए, पॉडकास्ट के ज़रिए जिन लोगों ने ये फैसले करने हैं वो भी ये सुन लें कि पहले साल से शुरू करते हैं मरीज कैसे देखना है, सही। क्योंकि वो ह्यूमन से दूर है। हाँ, तो जो मेरे रिफ्लेक्सेस बने मैंने वो करना शुरू कर दिया। सही। ठीक है, सही। आपने बात करना शुरू की, मेरे सर में दर्द होता है और मैं इस परेशानी में मुब्तला हो गया कि इनकी डायग्नोसिस क्या होगी। अब मैं ये सोच रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रही हैं, मेरे सर में दर्द होता है, और मेरे सर में जब दर्द होता है तो मुझे वॉमिटिंग होती है और मुझसे कुछ खाया नहीं जाता। फिर मुझे जब अंधेरा कर लेती हूँ, सो जाती हूँ तो वो ठीक हो जाता है। मैं आपको इसका मौका ही नहीं दे रहा क्योंकि मेरे जहन में डायग्नोसिस है, मुझे वही पढ़ाया गया था। मुझे ये नहीं पढ़ाया गया शुरू से, अगर ये भी पढ़ा दिया जाता मरीज देखना कैसे है,
एक सब्जेक्ट डाल देने से मेडिकल एथिक्स ऐसा नहीं होगा। आखिर में 1 साल में डाल दिया, 4 साल में डाल दिया। हर साल में जो 5 साल है उसमें ये ज़रूरी है कि आपको मरीज़ कैसे देखना है, और मरीज़ आपको अपनी तशख़ीस 50% से ज़्यादा बता देता है। में आप तशख़ीस तक पहुंच जाएंगे, डायग्नोस कर लेंगे, सही, अगर आपने उसकी बात सुन ली, अगर आपने उसकी तसल्ली तहम्मुल से बात सुन ली। अगर डॉक्टर को भी ये समझ आ गया कि ये तो सब कुछ बता रहा है और इसी में डायग्नोसिस छुपी हुई है, तो समझ आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसा ही तो है। आई थिंक दैट इज़ द रीज़न इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। सर बहुत अच्छा पॉइंट है और इस पॉइंट की बहुत ज़रूरत है। ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है मेरे ख्याल से जो जिसे कहते हैं ना प्रायोरिटी बेस पे इस पे काम होना चाहिए। बिल्कुल। हम मॉडर्न टेक्निक्स पे काम कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, वो सब सही है, लेकिन बेसिक जब तक बेसिक अलाइन सही नहीं होगा ना, तो आप फिर रोबोट लेकर आ जाइए, फिर आप फिर छोड़ दीजिए ना, डॉक्टर्स को पढ़ाना छोड़ दीजिए, एक रोबोट ले लीजिए, वो खोल के ऑपरेशन वगैरह करके सब सही में कर देगा। यस ऐसा ही है। यस यस। सो अगर अगर डॉक्टर को ये बात समझ आ गई कि एवरी पेशेंट टेल्स अ स्टोरी, और एवरी पेशेंट इज एक्चुअली टेलिंग देयर डायग्नोसिस, लेकिन अगेन निज़ाम, निज़ाम अगर उसको जिस तरह से पढ़ाया गया है वो वैसे ही बनकर आए, कसूर उसका नहीं है। सही। ठीक है, हाँ। डॉक्टर तो इतने मरीज देख रहा है। आपने अभी खुद कहा कि मैं सिविल हॉस्पिटल गई, डॉक्टर्स इधर से उधर भाग देते हैं, नर्स एवरी टाइम देयर इज अ क्राउड ऑफ पेशेंट्स, यस, सो मेनी पेशेंट्स दे आर डीलिंग। वो मेहनत तो कर रहे हैं तो कर अपनी पूरी, लेकिन काश के ये भी आ जाए। ये भी आज आपने अपना मेडिकल करियर शुरू किया, सही, आप पहले नॉर्मल, फिर आप चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन से जुड़े, डिफरेंस क्या था? कोई एक सेटिस्फैक्शन हुई जब जो है वो रात को घर गए, तो कोई एक होता है ना, पेशेंट तो आपने पहले भी बचाए होंगे, जाने तो आपने पहले भी बचाई होंगी, सेहतियाब किया होगा लोगों को, कुछ डिफरेंस महसूस हुआ आपको अपने अंदर? मकसद का मकसद मिला? मकसद अगेन कहूँगा, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन तो ज्वाइन कर लिया था, उस वक्त मकसद नहीं आया था। अच्छा। इसलिए कर लिया कि आई वॉज डूइंग माई प्राइवेट प्रैक्टिस, वहाँ भी पेशेंट देख रहे थे। आगा खान हॉस्पिटल में काम किया, वहाँ भी मरीज देख रहे थे। सही। फिर चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन भी ज्वाइन किया, तब तक भी मकसद नहीं मिला था। लेकिन जैसे जैसे काम करते गए, जैसे जैसे काम बढ़ता चला गया, वैसे वैसे समझ आता गया कि कुछ मकसद से करीब है। आई वुड लाइक टू टेल यू माई स्टोरी। श्योर। आई डिड माई MBBS इन 1999। सो जब आप MBBS कंप्लीट करते हैं तो हर बैच का एक मैगजीन निकलता है, सोवेनियर जिसे कहते हैं। तो मुझसे पूछा गया कि व्हाट्स योर हैबिट, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, फ्यूचर प्लान। आई वाज डूइंग हाउस जॉब एट दैट टाइम इन अ पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल। सोचा तो ये था कि एक शॉर्टकट तलाश करूंगा, MBA करूंगा और कुछ फार्मास्यूटिकल में या कहीं चला जाऊंगा, क्योंकि जब तक स्पेशलाइजेशन नहीं करूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, ज़्यादा पैसे अर्न नहीं कर सकूंगा। सिंपल MBBS, बिल्कुल ऐसा ही है कि वो आप सिंपल MBBS, सिंपल MBBS। और वो बड़ा कठिन था, टाइम लगता है, लोगों को देखा है कि इतना टाइम लगता है, टफ होता है। सो बहरहाल उस मैगजीन में ये सवाल पूछा गया, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान। क्योंकि उस वक्त हाउस जॉब कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त मरीजों को देख रहे थे, तो मैंने ये लिखा, और जो दर्द महसूस किया था उस वक्त उन मरीजों का जना अस्पताल में, तो मैंने ये लिखा कि आई वुड लाइक टू डू MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट टू सर्व पुअर पेशेंट्स, एंड दैट वाज 1999। I was a fresh new MBBS डॉक्टर, लेकिन शायद मुझे ये पता था कि पुअर पेशेंट को सर्व करने के लिए आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा, और वो MBA होगा, और वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में होगा। सो आई ज्वाइन चाइल्ड लाइफ इन 2012। आफ्टर 12 years अल्लाह ताला ने मुझे चाइल्ड लाइफ में डाल दिया। सही।
किसी भी तरह। सही वो अल्लाह इज अ ग्रेट प्लानर। यस। वो जो प्लान करते हैं ना। फिर ख्याल आया कि यार जो लिखा था ना एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, अब एमबीए किताब करके तो नहीं हुआ, किसी यूनिवर्सिटी में दाखला लेके नहीं हुआ, लेकिन रियल लाइफ एमबीए हो गया जब आप चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन में आए। सही। तो दिस इज ए स्टोरी ऑफ माय व्हाई बिहाइंड चाइल्ड लाइफ। सो मेनी स्टोरीज। जब चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन में काम करते रहे, फिर मरीजों को देखते रहे, और ये बात आपने सही पूछी, रात को नींद कैसी आती है, तो वाकई में उससे पहले की नींद और अब की नींद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि अब आप जब एक माँ अपने बच्चे को लेकर आती है ना, जैसे उस माँ का बताया मैंने, और जब वो सांस लेने लग जाता है, पहले वो सांस नहीं ले रहा था, अब आया, आपने कुछ किया और सांस लेने लग गया, यस और फिर माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। एग्जैक्टली। बस उसको अल्फाज कहने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल आपका बहुत शुक्रिया, वो बिल्कुल शुक्रिया अदा कर दिया उसने बिल्कुल। मुस्कुरा के। हाँ, और उसके दिल से जो दुआ निकली अब आप वो जाके सुकून से सोइए। बिल्कुल वो इत्मीनान की नींद। तो इसलिए मुझे भी अब इत्मीनान की नींद आती है। सही। चैलेंजेस भी होते हैं, लेकिन इत्मीनान की नींद आती है। मेरे अ, अपने बेटे ने, और आप पुख्ता होते चले जाते सही। हैं। माय सन he born prematurely. ओके। He was born premature and he born at 31 weeks. अमूमन बच्चे की पैदाइश 37 हफ्ते पे हो जाती है प्रेगनेंसी के, वो 31 हफ्ते पे पैदा हुआ। ओके। जिस वक्त उसकी पैदाइश हो रही थी, आई वॉज इन अ बिग लग्जरी हॉस्पिटल। उस वक्त मुझे ये ख्याल आ रहा था कि लाड़काना में जो माँ लेटी हुई थी, बच्चा डिलीवर होने वाला था, वो तो इस तरह नहीं लेटी हुई थी जिस तरह मेरी वाइफ लेटी हुई है। सही। और अगर बच्चा प्रीमेच्योर पैदा होता है तो उसके लिए यहाँ इनक्यूबेटर भी मौजूद है, यहाँ पे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, स्टाफ भी मौजूद है, इंशाल्लाह ही विल बी सेफ। यस। सो उस वक्त आपको एहसास होता है जब आपकी अपनी जिंदगी की स्टोरी स्टार्ट होती है। बिल्कुल। एट द एज ऑफ 1.5 year और 2 years, इंसिडेंटली उसने एक चॉकलेट खाई और नट्स उसके सांस की नाली में चली गई। ओ। हमें नहीं पता था, हमने इतना महसूस ही नहीं किया था, लेकिन अलामात ये आना शुरू हुई थी कि उसको बुखार हुआ, 6-8 घंटे बाद उसकी सांस चलना शुरू हुई। अगेन हम उसी हॉस्पिटल में चले गए, यहाँ हम जाते हैं प्राइवेट सेटअप। वहाँ पे फिर मुझे अपनी ट्रेनिंग का अंदाज़ा हुआ कि मैं पीडियाट्रिक की इमरजेंसी में काम कर रहा हूँ, और जब इमरजेंसी में ऐसी सूरत में एक बच्चा लाया जाता है जब उसकी सांस चल रही हो और अचानक से चलना शुरू हो जाए, माँ जब बताए, और बुखार भी अचानक से शुरू हो जाए। अमूमन नमूनिया ऐसे नहीं होता, नमूनिया शुरू होता है बुखार हुआ, खांसी हुई, 24 घंटे बाद कुछ इस तरह हुआ, लेकिन 6 घंटे के अंदर, ये मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा था कि 6 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर अगर ऐसा हो जाए तो कुछ और चक्कर हो सकता है, वो सोचना चाहिए। सही। हमने वो सोचा, हमने वहाँ के डॉक्टर से मशवरा किया, हमने कहा हमारे ख्याल से ये है। देन वी कॉल्ड एट होम कि प्लीज चेक द रैपर। हाँ। उस रैपर में लिखा हुआ था कि उस चॉकलेट में नट्स भी हैं। सही। हमें शक हुआ, हमने सर्जन से बात की, सर्जन ने कहा हमें ब्रोंकोस्कोपी, सांस की नाली में कैमरा डाल के इसको निकालना होगा, बेहोशी करनी होगी। हमने कहा कीजिए। सही है। उसके मुख्तलिफ छोटे पीसेस नट्स के निकले, लेकिन उस दिन ख्याल आया थैंक्स टू पीडियाट्रिक इमरजेंसी कि उसने मेरे दिमाग में ये चीज़ डाली कि मैं ऐसा सोचूं। सही। हाँ। ठीक है, तो सो मैनी स्टोरीज। फिर आप और पुख्ता होते चले गए, लेकिन साथ साथ ये दर्द भी रहा कि मैं तो इस हॉस्पिटल में आ गया, ये एक बड़े पैसे थे मेरे पास, बिल्कुल हर एक के पास तो नहीं है। ये एग्जैक्ट फीलिंग जब मैं आपके सिविल हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी सेक्टर है चाइल्ड लाइफ का, जब मैं वहाँ खड़ी हुई थी, मैं यही सोच रही थी कि मेरे पास अल्लाह का दिया, हमारा कुछ नहीं है, अल्लाह का दिया इतना वसाइल है कि मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल पर जाती हूँ और मुझे उस वक्त मेरा वो एटीट्यूड होता है कि मुझे डॉक्टर भी चाहिए, नर्स भी चाहिए मेरे बच्चे के साथ, 1 मिनट की देरी नहीं, कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ
और जिसके पास नहीं, हर माँ ये चाहती है, चाहे वो बुखार से आया है, चाहे वो कुछ चाहे भी वो हो, खांसी से आया हो, कि बस इसको देखो, इसको एक लम्हे के अंदर सही करके बस देख लो, कुछ कर दो इसके साथ कि ये माँ के नॉर्मल हो लिए जाए। या बाप के लिए हर बीमारी बड़ी है बिल्कुल, उसके बच्चे की। अपने ऊपर तो झेल लेता है इंसान, अपने ऊपर तो जो है वो तकलीफ होती है ना, बड़ों को सह लेता है, औलाद के ऊपर तो बड़ा बेबस हो जाता है। बिल्कुल। चाहे वो बाप हो, शायद वो रो नहीं सकता, माँ तो रो देती है, लेकिन बाप भी बेबस हो जाता है। उसको बेबसी ये होती है कि यार मैं इतना कमा नहीं पाया कि जो है मैं इसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाए। तो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने फिर ये, तो दीज आर द स्टोरीज। ये तो मेरी एक स्टोरी है ना। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन में 2,500 लोग काम करते हैं, हर हर एक की किसी अपनी स्टोरी होगी कि वो बिल्कुल यहाँ अपनी क्यों काम कर रहा है। सही। इसी तरह जो मरीज आ रहे हैं, हम साल में 20 लाख मरीजों का इलाज करते हैं, ओके, फ्री करते हैं। कोई जो है वो मेडिसिन के नॉट भी पैसे नहीं है। नथिंग, नॉट अ ओके, सिंगल पेनी। रजिस्ट्रेशन की जो पर्ची बनती है ना, उसके भी कोई पैसे नहीं है। सही, और हर किस्म की इमरजेंसी की अद्वियात मौजूद होती है मौजूद, इमरजेंसी रूम्स में। बिल्कुल। तो निज़ाम हमने ये बनाया है कि हमारे जितने इमरजेंसी रूम्स हैं वो सारे डिजिटलाइज हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड है। सो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने इस विजन के तहत कि कोई बच्चा इमरजेंसी की जब सहूलत चाहिए हो तो उससे 30 मिनट की दूरी पे ना हो, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हुकूमत हमारे साथ है। उसका भी यही विजन है कि कोई भी बच्चा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वो 30 मिनट से दूर ना हो किसी ऐसी फैसिलिटी से। सही, हमने अपने निज़ाम में किया ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज किया उसको। आप कैसे बचा सकते हैं बच्चों की ज़िंदगी जब तक आप सारे नेटवर्क को मिला ना दें आपस में। सही, और साथ में हमने क्लिनिकल ऑडिट शुरू किए, क्योंकि मैंने बात की ना मेयार की। तो आप मेयार कैसे चेक करेंगे? मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक बच्चे का इलाज कर रहा हूँ, मैं जो कुछ इलाज कर रहा हूँ क्या वो ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, तो इट शुड बी ऑडिटेड। सही, तो वो ऑडिट का निज़ाम हमने लेकर आए। फिर टेली मेडिसिन, जो हमने टेली मेडिसिन का जो जाल है वो 300 अस्पतालों में, ताकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर का मशवरा उस वशूक के बच्चे के लिए भी हो, समंदरी के बच्चे के लिए भी हो, खोटकी के बच्चे के लिए भी हो, शिकारपुर, टट्टा, एनीवेयर, सही, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सहूलत मौजूद है। और उसमें अगेन मैं कहूँगा, इट्स ऑल ड्यू टू दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ट्रस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने हम पे ट्रस्ट किया, सही। हमने उन पे ट्रस्ट किया, और एक निज़ाम फिर बन गया। मतलब अभी हमारा तो सर मसला ये है ना कि हम घर पे बैठ के अपने सोफे पे कहते हैं हुकूमत कुछ नहीं कर रही नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। है ना? हुकूमत बहुत कुछ कर रही है। अगर अगर आप संभालने वाले हैं, आप Yes. साथ काम करें, अगर आप जो है वो कोई कदम बढ़ाएं, तो हुकूमत साथ देगी। हम हुकूमत के ही अस्पताल में तो हैं, बिल्कुल, वो हुकूमत का अस्पताल है जी, उसमें, और हम क्या कर रहे हैं? हम हाथ बटा रहे हैं। बिल्कुल, अगर हुकूमत चाहती है, हमें कहती है हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, जी, आप कहाँ खड़े थे? तो माशरे की भी तो कोई जिम्मेदारी है। बिल्कुल, हुकूमत अकेले कैसे कर लेगी सब कुछ? बिल्कुल, इसी तरह आप भी तो बहुत सारी चीज़ें हुकूमत के बगैर नहीं कर सकते। हुकूमत भी आपके बगैर वो चाहती है स्ट्रेंथन करें। सही, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बाद ये जो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की इतनी सारी इमरजेंसी रूम्स खुले और टेलीमेडिसिन का सैटेलाइट सेंटर बना, उसका सिर्फ एक ही मकसद था, हर जिंदगी बचाई जाए। लेट्स सेव एवरी चाइल्ड। Let's see. आओ मिलकर हर बच्चे को बचाएं। और उसके लिए अ, मैं, ये जो नारा है ना, ये सिर्फ नारा नहीं है कि आओ हर बच्चे को बचाएं। नारा लगाने से क्या होगा? हम्म, तो एक्चुअली उर्दू में मैं इसको कहूँगा, शायद ये तहरीक है। सही, और इस तहरीक में जो कि जुड़ी हुई है दाम के साथ, दाम, दाल अलिफ मीम दाम, दाल दर्द के साथ, सही, जो मैंने आपको बताया शुरू में, दर्द, माँ का दर्द कि वो बच्चे को कहाँ लेके जाए, वहाँ सही, जाएगी तो पैसे मांगे जाएंगे, सही, या वहाँ सहूलियत ही नहीं है, मैं कहाँ लेके जाऊँ, बच्चे को बुखार हुआ, झटके पड़ रहे हैं, मैं कहाँ लेके जाऊँ, दैट इज़ द पेन। दर्द, अलिफ से है उम्मीद। सो ये तहरीक दर्द से जुड़ी हुई है, ये उम्मीद से जुड़ी हुई है, सही, और ये मकसद से जुड़ी हुई है। सही, सो ये जो दाम है हम्म, ये इससे जुड़ी हुई है। सो सिर्फ नारा नहीं है,
और इसमें लोगों ने आपके साथ कंट्रीब्यूट किया। एवरीवन, अगेन अगेन मैं रिपीट करूंगा, हुकूमत ने, और और आज भी हुकूमत हमारे साथ है। नहीं, मैं और नॉर्मल लोगों की बात कर, नॉर्मल लोग, जो डॉक्टर नहीं है। नॉर्मल लोग इस तरह सपोर्ट करते हैं हम्म, कि वो आपको शाबाशी देते हैं। सही। अगर हमारे नर्स, हमारे डॉक्टर को, अगर पेरेंट्स जाते हुए शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रिया नर्स, शुक्रिया डॉक्टर, तो ये साथ ही देना तो हुआ। सही। सही है, ज़रूरी तो नहीं है कि पैसों से ही हर वक्त साथ हों, सही। ये भी साथ देना हुआ। मीडिया, वो भी तो साथ देता है जब जी। वो अच्छा काम दिखा रहा होता है। आज मैं और आप जो बैठे हुए बात कर रहे हैं, हम्म, वो भी तो किसी अच्छे मकसद पे जो काम हो रहा है उसके लिए बात कर रहे हैं, सही। तो ये साथ देना हुआ। अपने हिस्से का डाल दिया ना, अपना हिस्सा डाल दिया। जिस जो हाथ में था, जो वसाइल थे, शायद पैसे नहीं थे, तो अपनी जान से, अल्फाजों से अपना हिस्सा डाल दिया। बिल्कुल। जैसे मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में कहती हूँ कि अपना हिस्सा डाल दें, फिर अल्लाह के जाके सिर्फ नमाजों का जवाब नहीं देना है, जी, अपने हिस्से का जवाब देना है। अपने हिस्से। पूछेगा अल्लाह कि जवानी दी थी, अकल दी थी, शऊर दिया था, क्या किया इन सब का, कहाँ गए, मेरी किस मखलूक की खिदमत की, इन सब का जवाब देना है। बिल्कुल, बिल्कुल। आगे क्या, चाइल्ड लाइफ कहाँ, क्या मोटिव है, कहाँ लेकर जाना है इसको, सिर्फ इमरजेंसी तक रखना है या सिर्फ बच्चों तक रखना है? आ, बच्चों की, बच्चों में, जो मैंने शुरू में जिक्र किया, 1000 बच्चे रोज पाकिस्तान में हम्म, 5 साल से छोटे अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। सही। इनमें जो सबसे बड़ा प्रोपोर्शन है वो है न्यूनेट का, नौज़ायदा बच्चे जो होते हैं, पैदाइश वाले बच्चे, जिसको हम कहते हैं 28 दिन से छोटे बच्चे, सही। वो न्यूनेट कहलाते हैं। हर 1000 बच्चे में से 675 बच्चे वो ये होते हैं, ओके। न्यूनेट। ओके। अगर जहाँ उनकी पैदाइश होती है, अगेन वहीं आ गया, कहाँ पैदा हुआ, सही। जहाँ उनकी पैदाइश होती है, हम्म, अगर वहाँ पे एक मिडवाइफ लेवल हम्म, उस बच्चे को सांस फराहम करने में मदद कर देना, क्योंकि देखिए गायनिकोलॉजिस्ट ने अपना काम किया, उसने बच्चा डिलीवर कराया, एंड शी विल कॉन्सेंट्रेट और ही विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द मदर। यस। अब बच्चा डिलीवर हो गया है, तो दुनिया में ना हर 100 में से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सांस वापस बहाल कराने के लिए आपको थोड़ी सी मदद करनी होती है। सही। अगर वो मदद मिडवाइफ कर दे, तो हमारा एक जो मोटिव और मकसद है वो ये भी है कि हम इस चीज़ में कुछ कर सकें, सही। और कुछ कदम हमने उठाए हैं सही। जगहों पे, लेट्स सी। दूसरा ये है कि इंडिया में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में फ़र्क ये है कि इंडिया और बांग्लादेश में ये जो 675 बच्चे मैंने बताए रोज़, इंडिया और बांग्लादेश में ये 350 है रोज़ के। ओ, आधा हो गया ना, हमारे यहाँ 675, उनके यहाँ 350, यानी आधा। बिल्कुल। तो जबकि उन्होंने क्या किया, पॉपुलेशन का बड़ा फर्क है। ये भी हमारी गलत फहमी है। अच्छा। यस, इंडिया की आबादी ज़्यादा है, यस। लेकिन ग्रोथ रेट का फ़र्क कितना है, ओ, कि स्पीड कैसी है। ओके। अगर बच्चों के दरमियान वक्फा 2 साल का हो जाए, हम्म, तो हम काफ़ी हद तक ये जो न्यूनेटल मोर्टेलिटी है हम्म, इस पर काबू पा सकते हैं। ओके। सो एक आगे चलते हुए शायद चाइल्ड लाइफ सोचता है कि हम इसमें भी कुछ कर सकें, कि माँओं की सेहत के लिए क्या करें। सही। और क्योंकि ये फोकस जो है ना वो अ, हुकूमत का भी है, और हम हुकूमत के साथ काम करते हैं, तो हर वो कदम जिसमें हुकूमत चाहेगी और वो ठीक समझें, वहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ हमारा साथ दीजिए, सही। और हम साथ देने को तैयार हैं। सही। कभी हम कुछ डिस्कस करते हैं और वो हमें एनकरेज करते हैं, कभी वो अपने मसाइल बताते हैं हम्म, और हम आगे बढ़ते हैं, सही। और इन सब के बीच में है ट्रस्ट।
इट्स ए क्या टू वे एक थिंग, दूसरे इट्स ए यस टू वे थिंग, इट्स अ टू वे थिंग ये एक नहीं चला सकता, बिल्कुल इट्स ए टू वे थिंग। yes so this is where child life is thinking ओके, कि लार्ज स्केल पे काम करना है तो माँ की सेहत जुड़ी हुई है न्यूनेटल मोर्टेलिटी के साथ। बिल्कुल। अगर पैदाइश में वक्फा 2 साल से कम का होगा, माँ कमज़ोर होगी, उनकी कमी होगी, तो बच्चा भी फिर कमज़ोर होगा, प्री टर्म होगा, प्री मेच्योर होगा, मोर्टेलिटी ज़्यादा होगी। सर मसला पता है क्या है? अवेयरनेस, अवेयरनेस नहीं है फर्स्ट, सेकंड इस पे कोई बात नहीं करना चाहता, बात नहीं हो रही, सर टैबू, आप किसी को बोलें ये बात, आपको बहुत आम सा जुमला सुनने को मिलेगा, ये अल्लाह के मामलात हैं। ओ मैन, हम भी यही कहते हैं ये वाकई में अल्लाह के मामलात हैं। हैं लेकिन हम भी यही कहते हैं अल्लाह के मामलात हैं। कुरान में है 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध पीना चाहिए, बिल्कुल बस इससे आगे वो खुद सोचे। खुद सोचिए। एक बच्चा पैदा हुआ है आज, वो 2 साल तक माँ का दूध पिएगा ना, लेकिन अगर बीच में एक और बच्चे की पैदाइश हो गई तो पिछला बच्चा वो दूध कैसे पिएगा? बिल्कुल ऐसा ही, तो हम भी ये कह रहे हैं वाकई में ये अल्लाह के मामलात है। उसे पूरा पढ़ लो, हम अधूरे इल्म बबाए ये अल्लाह के ही मामलात है, सही क्योंकि उसने कहा है कि 2 साल तक बच्चों को माँ का दूध पिलाओ ताकि सही। वो सेहतमंद रहे। तो अब इस पे तो मैं तो कहूँगी कि अगर हम अवेयरनेस की बात करें सर, तो हमें एक और पॉडकास्ट करनी पड़ेगी जो उसकी लेंथ कम से कम 1-1.5 घंटा होगी। बिल्कुल लेकिन इस वक्त जो है मेरा मोटिव जो है वो ये है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आम अल्फाज में कहूँ तो आपके बच्चे बचा रही है, और हर बच्चा वहाँ पर आपको आके कोई अपनी सैलरी स्लिप नहीं दिखानी है, अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखानी है, आपसे सवाल नहीं होगा। हम अपने बच्चे बचा रहे हैं, आपके नहीं, हम अपने बच्चे बचा रहे हैं, बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है ना। सही, So ये our सब mission is ठीक- saving the future of Pakistan because they are the future and they are the real future. बिल्कुल सर, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। अल्लाह म- मेरे पास मैं दुआ कर सकती हूँ जो मेरे हाथ में है, और अब मेरे हाथ में जो है मेरी ऑडियंस है, इनको कह सकती हूँ कि आपके लिए दुआ भी करें, और आप मुझे बताएं कि आपको किस तरीके की मदद चाहिए। मैं ये कहूँगा कि ये तो शायद गुफ्तगू मेरी और आपकी कोई सुन ले, सही, गुफ्तगू सुनने से भी शायद ना हो, जब तक कि आप देख न लें। हम्म, तो मोस्ट वेलकम। जैसे आप आई ना, आप कह रही हैं कि मैं इमरजेंसी रूम में आई लेकिन मैं देख नहीं सकी, वो तो एक अलग इमोशनल पार्ट था कि आप देख नहीं सके। सही, हम ये कह रहे हैं ऑडियंस को, हम्म, आइए हम्म, और ख़ुद देख लीजिए। सही, किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, अब्बासी शहीद में चले जाइए, हम्म, जना हॉस्पिटल में चले जाइए, हम्म, सिविल में चले जाइए, लियारी में चले जाइए, कोरंगी चले जाइए, हैदराबाद वाले सिविल हॉस्पिटल में चले जाएं, लाड़काना वाले शेख जायद चिल्ड्रन हॉस्पिटल में चले जाएं, सही, इस्लामाबाद वाले पिम्स में चले जाएं, कोयटा वाले सेंडमिन प्रोविंशियल में चले जाएं, मुल्तान वाले चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में, लाहौर वाले मेयो में, हम्म, वी आर एवरीवेयर। सही, जाइए, हम्म, रात को जाइए और देख लीजिए किस तरह काम हो रहा है। सही, और ये तो वो गुफ्तगू है जो हमने की है, लेकिन आप जाइए, ये सपोर्ट चाहिए, जाइए और देख लीजिए तो आपको तसल्ली होगी, यकीन आएगा। वाकई में काम हो रहा है कि सही, सो दैट इज़ द सपोर्ट वी नीड। वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि जो आए और अपने बच्चों का इलाज करा के जाएं सरकारी अस्पताल में, तो बच्चा ठीक हो जाता है और वो हमारे स्टाफ को, डॉक्टर को, नर्स को और जो भी स्टाफ है वहाँ, एडमिन सपोर्ट है, हर एक को जब वो मुस्कुरा लेते हैं ना तो वो शुक्रिया अदा हो जाता है। अगर वो कहना चाहें तो उनको शुक्रिया अदा करके जाएं, ये सपोर्ट चाहिए। मेरी मुलाकात वहाँ पे एक वर्कर से हुई थी जिन्होंने मुझे बताया, जो मुझे बहुत इंस्पायरिंग भी लगा, कि उन्होंने कहा मैंने अपनी बेटी का इलाज यहाँ से करवाया, आई कैन अफोर्ड एनी प्राइवेट हॉस्पिटल, बट जब यहाँ पर अच्छी मेडिसिन है, अच्छे डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, तो फिर क्यों हाँ। कहीं और जाऊँ। कह रहे मैंने अपने बेटी का इलाज यहाँ पे करा। तो वो जगह, जब वहाँ का एम्प्लॉय इस बात से सेटिस्फाइड है,
तो मेरे ख्याल से उससे बड़ी कोई सेटिस्फैक्शन या कोई वो कहते हैं ना अथेंटिसिटी नहीं चाहिए। यस क्योंकि अगर आप अपने ऊपर, फिर मैं कहूँगी कि अपने ऊपर तो फिर भी रिस्क खेल लेता है बंदा कि ठीक है मसला नहीं है देख लेंगे, बच्चे के ऊपर नहीं, बिल्कुल बच्चे के ऊपर नहीं, वो तो हमें बिल्कुल सिक्योर जगह चाहिए होती है। हमारा तो बस चले कि हम कहें डॉक्टर को इंजेक्शन पहले हमें लगाओ फिर हमारे बच्चे को लगाना, ये हाल है। बिल्कुल बच्चों के बिल्कुल मामले में तो सब ऐसे ही यस सेंसिटिव है। यस आप क्या मैसेज देंगे वो लोग जो मेडिकल में जा रहे हैं बच्चे, पहली बात उनको, दूसरी बात जो मेडिकल से जिनका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, जो नॉर्मल यूथ है, सही है ना, वो है फ्यूचर ना, वो देखेगी, वो एनालाइज करेगी, वो रिपोर्ट बनाएगी, वो अपने यूट्यूब चैनल्स पे डालेगी। आजकल तो हम यूट्यूब देख के जा रहे हैं ना कहीं भी, तो उनको क्या मैसेज देंगे आप? मैं पहले डॉक्टर की बात करूं, लिसन टू द पेशेंट। हम्म मैं अगेन कह रहा हूँ, लिसनिंग हम डॉक्टर्स को ही हेल्प करेगी। ये बहाना हो नहीं सकता कि चूंकि इतने सारे मरीज थे तो मैं इतनी लंबी स्टोरी तो नहीं सुनूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतनी लंबी स्टोरी सुने, सही। मैं ये कह रहा हूँ वो तो सुन लेना हम्म जिसकी वजह से वो आया है। सही तो अभी चैलेंजेस ये हैं कि सही। वो सुन लीजिए जिसकी वजह से वो आया है। तो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इधर क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल। ओके। आप नौजवान के लिए कह रही हैं, लिसनिंग कम हो गई है, लोग सुन नहीं रहे हैं एक दूसरे की। आपने शुरू में कहा ना कि इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। गुफ्तगू तो होती ही उस वक्त है जब एक दूसरे सामने वाले को सुन रहा हो। तो जब कोई किसी को सुन ही ना रहा हो तो किस बात की गुफ्तगू आगे बढ़ ही नहीं सकती। बिल्कुल। आपने कुछ कहना शुरू किया और मैंने आपको 10 इंटरप्ट सेकंड कर पे दिया। सही रोक दिया, सही। फिर आपने कुछ कहना शुरू किया, फिर मैंने अपनी बात कही। इसको गुफ्तगू नहीं कहते। सो माय ओनली मैसेज इज लिसन। Yes. अच्छा सर, हमने तो अभी बात करी क्या हम कर रहे हैं, पर दे आर द डिफिकल्टीज यू आर फेसिंग होंगी, क्या डिफिकल्टीज फेस करती है ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर्स, क्या डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं आज आप? चैलेंजेस देखें, सरकारी अस्पताल में गरीब का बच्चा आता है और गुर्बत हमारे यहाँ उसका रेट बहुत है, तो क्राउड भी सबसे ज़्यादा वही है। सही। तो ये एक रियलिटी कि हम जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस करते हैं वो क्राउड है, कि इतना क्राउड सब एक साथ आ जाए और हर क्राउड में हर एक की उम्मीद यही है ना कि उसके बच्चे को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाए। अगर एक बच्चे को दाखिले की ज़रूरत है लेकिन शायद वार्ड में जगह ना बन पा रही हो, अभी वहाँ पे भी किसी बच्चे का इलाज हो रहा हो, तो ये चैलेंजेस हैं। लेकिन दुनिया में कहा यह जाता है कि इमरजेंसी रूम में ओवर क्राउडिंग सबसे बड़ा चैलेंज है, सही। और सबसे बड़ा सोल्यूशन जो है वो टीम वर्क है। ओके। यस। ओवर क्राउडिंग इज द बिगेस्ट चैलेंज, बिग, एंड द ओनली सोल्यूशन इज टीम वर्क। लेकिन टीम वर्क अगेन सिर्फ कह देने से तो नहीं होगा। टीम वर्क में हमने अपने कुछ वैल्यूज इकदार बनाई हुई हैं और हम उस पर काफ़ी हद तक अमल करने की कोशिश करते हैं। हर दफ़ा इस पे गुफ्तगू करते हैं, अपनी मीटिंग्स में करते हैं, इमरजेंसी रूम्स में करते हैं, टीम से मिलते हैं जब करते हैं। वो ये कि सबसे पहला उसूल ये है टीम वर्क का, गीबत ना करो। ओके। जब वो चला गया उसके बाद उसके पीछे उसकी बात ना करो। टीम वर्क की जो सबसे ज़्यादा धज्जियाँ बिगड़ते हैं वो है गीबत। सही। उताबा अब चली गई, अब आप कह रहे हैं उताबा को तो समझ नहीं आता, आप क्यों कह रहे थे, उससे बात कर लो। तो गीबत जो है वो सबसे बड़ा टीम वर्क को जो है डेंट लगाता है। नंबर 2 टीम वर्क का ही हिस्सा है और वो है कि अपना काम बगैर किसी रिमाइंडर के कर लो। ओके। दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ टीम वर्क। थर्ड इज कि अपने जो इंडिविजुअल गोल है, जाती मफाद है, उससे बढ़ के आगे बढ़ो। इस वक्त शायद मेरे किसी एरिया में इमरजेंसी रूम में रश लगा हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे अभी
रश में नहीं हूँ तो मैं मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं जाके उसकी हेल्प करूँ सही रादर देन टू वेट फॉर माई पेशेंट, मैं जाऊँ और उसकी हेल्प कर दूँ। सो ये तीसरा उसूल है टीम वर्क का जो हमने बनाया हुआ है और हम इस पे पूरी तरह कोशिश करते हैं कि इस पे अमल करें। सही चैलेंजेस कभी भी किसी भी काम में कभी भी नहीं ख़त्म होते, बिल्कुल बिल्कुल वो आते रहेंगे। वो आज से आपने 10 साल पहले चैलेंजेस कुछ और थे, 5 साल बाद कुछ और हुए और हम्म 5 साल बाद कुछ और है, अगले 5 साल बाद कुछ और होंगे। सही बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन आप एक दूसरे के साथ काम कैसे कर रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमेशा मेरे पास बहुत सारी अल्फाज होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आज डॉक्टर साहब के साथ बातें करने के बाद मेरे पास नहीं है अल्फाज कि मैं कैसे इस गुफ्तगू को एंड कैसे करूं, क्योंकि अभी भी मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। अभी भी मैं चाहती हूं कि मैं डॉक्टर के साथ और डॉक्टर से ज़्यादा एक ऐसे इंसान के साथ जिसे अल्लाह ने ना बड़े ही कोई खूबसूरत काम के लिए असाइन कर दिया। मेरे लिए तो मुझे सुन के इतनी सेटिस्फेक्शन हो रही है, तो आई कैन इमेजिन कि जब आप ये काम करते होंगे तो आपको क्या सेटिस्फेक्शन होती होगी। रिक्वेस्ट मैं हमेशा आपसे करती हूँ कि अपना ख्याल रखें, अपने पास आसपास लोगों का ख्याल रखें। आज एक और उसमें एक ऐड करती हूँ, जिनको आपके ख्याल की ज़रूरत है, आप जैसे चाहें मदद करते हैं, आप जैसे चाहें जो है वो अपना हिस्सा डालते हैं। ये पलट के आप ही के पास आएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। ये समझें आपने अपना हिस्सा डाल दिया, आपको अल्लाह ने नवाज दिया कुछ करने के लिए, आपने मकसद पूरा कर लिया इस ज़िंदगी का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने पास आसपास जितने भी लोग हैं उन सब का बहुत ख्याल रखिएगा, और ऐसे लोग जो इस ख्याल के मुंतज़िर हैं उनका भी ख्याल रखें। आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए सोच के साथ। और फिर से मैं कहूँगी कि मुझे नहीं पता कि आप क्या सुनना चाहते हैं, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात करना चाहते हैं, वो आप मुझे बताएंगे, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके डीएम करके बताएंगे कि आप क्या सुनना चाहते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।